हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीएससी प्रवक्ता परीक्षा के लिए जीएस पेपर से जो 40 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। 40 प्रश्न आपके आएंगे पेपर में। ये 11वां मॉडल पेपर है, तो इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ही ये सारे मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है व्यक्त किया गया। स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था किस अधिवेशन में? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, उसमें पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, तो बिल्कुल सही है। वर्ष 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रफरत गोफरतार का आरंभ किया था, ये भी सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। उन्होंने 3 बार की थी। ठीक है, 3 बार की थी। एक 1886 में, ठीक है, 1886 में, और 1893 में, और 1906 में। ठीक है, 3 बार जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जो 1919 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1918 में इंग्लैंड गए, लेकिन वर्ष 1919 में कांग्रेस के अनुसार जो है अधिवेशन में भाग लेने के लिए वे भारत वापस लौटे थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ठीक है, एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य हुआ था, जिसमें गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है राजी हो गए थे। और लॉर्ड इरविन की जीवनी लिखने वाले ब्रिटिश लेखक एलन कैंपबेल जॉनसन ने जो है गांधी इरविन समझौते में जो है महात्मा गांधी को के लाभ को जो है सांत्वना पुरस्कार कहा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पांचवा नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो ये 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति दे दी गई थी, और इसके तहत जो है भारत एवं पाकिस्तान जो है 2 पृथक देशों की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. बोस ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, और इस 21 अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो 324 के सब आर्टिकल 5 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी। आठवां नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत किया गया है केंद्र और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना। ठीक है, केंद्र व राज्य के बीच राजस्व का वितरण संविधान के भाग 12, ठीक है, भाग 12 अध्याय 1 के तहत जो है आने वाले अनुच्छेद 268 से लेकर के जो है 281 के अनुसार होता है। और इसमें करों के बंटवारे, राज्यों को संघ से प्राप्त अनुदान एवं वित्त आयोग के गठन,
जो 280 के तहत होता है, संबंधी प्रावधान भी इसमें सभी शामिल है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 9वां नंबर का क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु से। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु से किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली एवं पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जो है जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो ध्वनि तरंगे कहाँ पे नहीं चलती हैं? तो ठोस में तो चलती हैं, द्रव गैस में चलती हैं, लेकिन निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। इसकी जो है चाल ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में सबसे कम होती है। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है और गैस में सबसे कम होती है। ठीक है, और ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो अंतरिक्ष में पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में तथा भू स्थिर कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और इन उपग्रहों की ऊर्जा आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो है इनमें विशाल सौर पैनल लगाए जाते हैं, जिनसे जो है सौर सेल चार्ज होकर उपग्रह को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न है नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा लिखी गई है, नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन का अनुमोदन जो है 4 फरवरी 2014 को किया था, तो बिल्कुल सही है। अशोक कुमार माथुर आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी सही है। 3 वर्षों में आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित है, तो ये गलत है। ठीक है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जो है 2014 में हुआ था और तथा उसने अपनी रिपोर्ट जो है 19 नवंबर 2015 को प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, तो करीब एक ही साल में जो है प्रस्तुत कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और 1 जनवरी 2016 से आयोग की संस्तुतियाँ लागू हो गई, ये भी सही है। ठीक है, तो असत्य कथन पूछ रहा है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ये असत्य है। 14 नंबर प्रश्न है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? तो ये 7 वर्षों में पूरा किया गया था। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से अबुल फजल एक थे, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और अकबरनामा की रचना इसने की थी और इसे जो है अद्वितीय ग्रंथ की रचना भी कहा जाता है। और इसको जो है 1590 से लेकर के 1596 के बीच में इसकी रचना हुई और लगभग 7 वर्षों का समय लगा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही काल अनुक्रम का पता कीजिए। तो बीजी तिलक का निधन कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, 1920 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, और रॉयलेट एक्ट कब आया था? तो रॉयलेट एक्ट आया था 21 मार्च 1919 को आया था। ठीक है, और जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल को हुआ था। मार्च अप्रैल, तो यानी ये पहले आया था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में हुआ था। ठीक है, तो ये 26 दिसंबर को हुआ था 1919 में। ठीक है, तो देख लीजिए मार्च पहले आ जाएगा 21 मार्च 1919, तो दूसरा पहले पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पहले में ही सही है दूसरा। उसके बाद तीसरा ये मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग कांड, तो तीसरा हो जाएगा। उसके बाद जो है 26 दिसंबर 1919 को अमृतसर अधिवेशन हुआ था, तो ये 26 दिसंबर है, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये चौथा नंबर का। और 1920 में बाल गंगाधर तिलक का
मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, तो ये चौथे पे आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, तो किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य जो है महात्मा गांधी को सौंपा गया था, तो बी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये शौकत अली था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुई, तो उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नर्क से। ठीक है, नर्क से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इनका पूरा नाम था रेगनर नर्क्स। ठीक है, रेगनर नर्क्स इनका पूरा नाम था, और इन्होंने जो है निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत जो है दिया था। इनके अनुसार जो है अल्प विकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में रहते हैं, जिसमें जो है गरीबी और गरीबों को जन्म देती है तथा बढ़ावा देती है। इस कारण देश में जो है हमेशा गरीबी में फंसे रहते हैं। इन्होंने इस अवधारणा के अनुसार ये बताया था, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, तो धनी स्थान कौन सा है जैव विविधता की दृष्टि से? तो ये पश्चिमी घाट सबसे धनी स्थान माना जाता है। ठीक है, भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है, और पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के जो है कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग जो है 1600 किलोमीटर की लंबाई में इसकी विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 20वां नंबर प्रश्न है, वायुदाब सबसे कम होता है, तो कहाँ पे होता है? तो वायुदाब सबसे कम होता है शरद ऋतु में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा देखिए यहाँ पे वायुदाब पूछा है। हाँ, वायुदाब जो है शरद ऋतु में सबसे कम होता है। वायु का तापमान बढ़ने पर वह गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, वायु का तापमान बढ़ने पर वह गर्म होकर ऊपर उठती है। ठीक है, तथा निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में जो है तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक है, 9 है। कौन कौन से है? एक भाबर तराई, दूसरा है पश्चिमी मैदान, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पाँचवा है मध्य मैदान, छठवां है बुंदेलखंड, सातवां है उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां है पूर्वी मैदान, और नौवां है विंध्य प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सस्य जलवायु क्षेत्र माने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो एजेंडा 21 में जो है 5 समझौते हैं। ठीक है, एजेंडा 21 जो है एक सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का एक जो है गैर बाध्यकारी समझौता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के रियो सम्मेलन जो हुआ था 1992 से जो है प्रारंभ किया गया था, और इसके अंतर्गत जो है 5 समझौते को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस जो है प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है, और 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, तभी से ये शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सम्मेलन से ही जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 24 नंबर प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, और इसके अंतर्गत जो है राजमार्गों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है, क्योंकि हरे पौधे जो है ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसीबल तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो
जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। 25 नंबर प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है तो कौन सा क्षेत्र है? तो कपास का खेत जो है सबसे ज़्यादा मीथेन उत्पादन गैस उत्पादन करता है। गेहूँ धान के खेत से भी मिलते हैं लेकिन उससे ज़्यादा जो है, सॉरी आंसर आपका गलत हो गया है। यहाँ पे मीथेन पूछा है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो धान का खेत ही माना जाता है। ठीक है, धान के खेत में जो होते हैं सबसे ज़्यादा मीथेन गैस वहाँ से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, मीथेन गैस वायुमंडल में जो है हरित गृह प्रभाव में जो है वृद्धि करती है। इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं धान के खेत हो गए, कोयले की खदानें हो गई और घरेलू पशुओं का जो मल तथा आर्द्र भूमि जहाँ सर्वाधिक होती है वहाँ पे मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धान का खेत। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था और इस अधिनियम को बनाने के पीछे जो है भोपाल त्रासदी जो हुआ था 1984 में, इसकी विभीषिका को देखते हुए ये बनाया गया था। ठीक है, यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो 253 में, 253 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है हमेशा। 27 नंबर प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किसका? तो ये त्वचीय कैंसर का। ठीक है, त्वचा का कैंसर जो है के लिए प्रसिद्ध है ये पराबैंगनी किरण। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को जो है पृथ्वी तक पहुंचने से ओजोन गैस की परत रोकती है। यदि यह विकिरण सीधा पृथ्वी पर आने लगे तो इससे जो है त्वचा कैंसर हो सकता है, भारी मात्रा में हो सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसागर का दर्जा प्राप्त है? रामसर का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, बुलर झील। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये चारों को जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, रामसर संधि है एक। ठीक है, रामसर संधि के अंतर्गत जो है भारत के कुल 26 आर्द्र क्षेत्रों को जो है रामसर आर्द्र क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, कुल 26 आर्द्र भूमि को। ठीक है, और दलदली क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है इसमें जो है, इस संधि के अंतर्गत जो है दलदली क्षेत्रों का संरक्षण किया जाता है। और चिल्का झील जो उड़ीसा में है, केवलादेव कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है, आदि भारत के जो ये सभी हैं इनको जो है रामसर दर्जा प्राप्त दलदली आर्द्र क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, ये सभी जो हैं, ये सभी जो है रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, एक और उद्योग है, यहाँ पे स्थान है, इस उद्योग किस स्थान पे है इसको बताना है आपको। तो कागज है टीटागढ़। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। सीमेंट के लिए है लखेरी, प्रसिद्ध है लखेरी। ठीक है, और खनिज लोहा और इस्पात के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ये भिलाई है। और खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल में। ठीक है, तो पहला में 3 है आपका, दूसरा में 4 है, तो देख लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला का 3 है तो इसी बेस में 3 है, तो यही आपका देख लीजिए सही है। दूसरा का 4 है, सीमेंट लखेरी है, लोहा इस्पात भिलाई है, और खनिज तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो ये अम्बाला मुकुल में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप जो है स्थित राकस ताल से हुआ है। ठीक है, यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला से कटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है और इसका पौराणिक नाम जो है शत्रुधि है। और आप लोग जानते होंगे रावी नदी का उद्गम स्थल चंबा में हिमाचल प्रदेश में है, और चेनाब नदी का हिमाचल के बरालाचा लादर्रे के समीप से निकलती है, और ब्यास नदी जो है हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो तीनों ये भारत से हैं और ये जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अब आपका रीजनिंग के प्रश्न आ गए। 31 नंबर, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेढक, बाज, टिड्डा, सांप, घास। तो यहाँ पे देख लीजिए, घास को कौन खाता है? घास को टिड्डा खाता है। ठीक है, घास को टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है।
मेढक को कौन खाता है? तो सांप खाता है। ठीक है, सांप को कौन खाता है? तो बाज खाता है। ठीक है, तो पहले घास आ जाएगा यानी पाँचवा आ जाएगा, तो पाँचवा 2 में है। उसके बाद टिड्डा आ जाएगा तीसरे पे, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब देख लीजिए मेढक 1 है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही क्रम होगा, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप पहले सिंगल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पूरा ले लेंगे, 11 हो गया। एक बीच में ये ले लेंगे, पूरा 12 हो गया। एक यहाँ से ये हो गया, 13 हो गया। और एक यहाँ से ये हो गया, 14 हो गया। और एक यहाँ से ये हो गया, कितना हो गया? 15 हो गया। तो कुल कितने त्रिभुज हैं? 15 हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त स्थान को बताना है। यहाँ पे लुप्त स्थान पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे देख लीजिए 60 है, तो 60 में अगर हम 3 का गुणा करें कितना आ रहा है? 180 आ जा रहा है। और 180 में अगर हम भागा 2 करें तो कितना आ जा रहा है? 90 आ रहा है। फिर 90 में हम गुणे 3 कर दें तो कितना आ जाएगा? 270 आ जा रहा है। अब 270 में हम जब भागा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 270 भागा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 270 में 2 का हम भाग देंगे तो 2 का नम 2 कट गया, 7 2 3 6, 6 1 7, ये कितना है? 10, 2 25 10, 135 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। तो लुप्त स्थान पे कितना आ जाएगा? 135 आ जाएगा। ठीक है, पहले में देखिए 60 में हम 3 का गुणा किए, 180 ये प्राप्त हुआ। इसमें हम 2 का भाग दिए तो ये प्राप्त हुआ। अब इसके लिए हम 3 का गुणा किए, ये प्राप्त हुआ। इसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा। अब फिर 135 में अगर हम 3 का गुणा कर दे रहे हैं तो 405 आ जा रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कूटो संकेतों का सही विकल्प द्वारा जो है अनुक्रम को पूर्ण करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ई में अगर 1 जोड़ते हैं, +1 जोड़ते हैं तो यफ आता है। जी में प्लस जोड़ते हैं, +2 जोड़ते हैं तो आई आता है। आई में +3 जोड़ते हैं तो कितना आता है? यल आता है। और के में +4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? ओ आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 जोड़ के ये बनाया गया है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, एफ में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो जी आ जाएगा। एच में हम 2 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। फिर जे में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यम आ जाएगा। और यल में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो जी जे एम पी आपका आंसर हो जाएगा, जी जे एम पी। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जी जे एम पी। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है, लेकिन बाद में 3 नहीं है। ठीक है, बाद में 3 नहीं है, जिनके पहले 7 है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 हो जाएगा, इनके पहले 7 है 3 नहीं है, 1 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 2 हो गया। ठीक है, इनके पहले 7 है 3 नहीं है, 2 हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 हो गया, इनके पहले 7 है लेकिन 3 नहीं है। यहाँ पे देखिए यदि इसके बाद में 3 है, कट जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसके पहले 7 है 3 नहीं है। ठीक है, तो कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। मैथ के प्रश्न आ गए। 36 नंबर है, सेब जो है 50 रुपये में जो है 5 की दर से खरीदे गए तथा उतने ही सेब 50 में 10 दर की खरीदे गए, उन्हें मिलाकर जो है 50 में 6 की दर से बेचा गया, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है आपसे। तो मान लीजिए 50 सेब 5 की दर से खरीदे गए तो कितना हो जाएगा? 5 की दर से खरीदे गए तो कितना सेब हो जाएगा? तो 30 सेब खरीदे गए। ठीक है, और 50 में जो है 10 की दर से खरीदा गया तो कितने सेब हो जाएगा? 30 सेब ये भी खरीदा गया। ठीक है, तो कुल तो कुल सेब कितने हो गए? तो कुल सेब आपके 60 हो गए। ठीक है, अब 60 सेबों का हमें क्रय मूल्य निकाल लेना होगा। तो 60 सेबों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो सेब का मूल्य गुणे कुल सेबों की संख्या बटे दर हो जाएगा, और प्लस कुल सेबों की संख्या गुणे सेबों की संख्या बटे कितना हो जाएगा? उसका दर, दूसरे का दर, तो 10 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है? हमारा 5 दाम 50 तो 300। ठीक है, 300 धन 10 पचे 50, 150। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? हमारा 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 आ गया।
अब देख लीजिए 60 सेवों का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 60 सेवों का विक्रय मूल्य कितना है, तो 50 गुणे 60/6, 6 का यहाँ पे 6 दर दिया है तो 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, तो 10 छक्का 60, 500 रुपया ये हो गया, ठीक है 60 सेव का। अब लाभ हमको निकालना है, तो लाभ कितना हमारा आ जा रहा है, ये 500 है और पहले के कितना आया था, 450 आया था, तो 500 माइनस 450 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50 रुपया लाभ हुआ। अब परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, हमें 50 गुणे 100 बटे टोटल सेवों की संख्या बटे 450 कर देंगे। अब इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो जाएगा 100/9%, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको हम कटिंग करेंगे 100/9 कर देंगे, तो 9 या 91 में 9, 1 10, तो यहाँ पे कितना 100/9% आ रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए करीब 11 आ जाएगा। तो इनमें से कोई सही नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100/9% का लाभ होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, यदि n को जो है 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। यदि 3n+1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये पूछा है। तो n से विभाजित करते हैं, n को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है हमारा, 4 आता है, ठीक है। और n बराबर यदि हम 7 रखते हैं, गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4, यही हो जाएगा ना। अरे n को जब हम इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, शेषफल भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3n+1, ठीक है। तो 3 + 11, 7 कने 7 4 11 होगा ना, 7 कने 7 4 11, ये इसका मान कितना आया, n का मान 11 आया, +1, ठीक है। अब बराबर हो गया 34, ठीक है। अब हम देख लीजिए 34 को जो हम 7 से विभाजित करते हैं तो 7 चौक 28, तो शेषफल कितना 28 और 6 34, तो शेषफल कितना बच रहा है, तो 6 बच रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6, इसका शेषफल होगा यदि हम 3n+1 को 7 से भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु P से PA और PB O केंद्र के वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि वृत्त के E बिंदु पर CD स्पर्श रेखा हो तथा PB बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज PCD, यहाँ पे देखिए PCD, इसका जो है आपको परिमाप बताना है, ठीक है, इसका परिमाप बताना है। तो दिया है क्या, PB बराबर कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, AC बराबर कितना दिया है, AC बराबर दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, CD बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, और AC बराबर CE होता है, AC बराबर देखिए यहाँ पे देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, CE हो जाएगा, AC बराबर CE हो जाएगा, ठीक है, AC बराबर CE हो जाएगा। तो ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और BD बराबर क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। ये DE यहाँ पे बिंदु रखें अगर हम, तो DE हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 12 - 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि CD का मान 12 यहाँ पे दिया है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए AP बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, AP बराबर PB मान हो जाएगा, नहीं ये मान दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे PC बराबर P और C बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 माइनस यहाँ पे कितना आया है, 16 आया है, 16 - 7 बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, 16 दिया है, 16 - 9 सेंटीमीटर। और PD बराबर क्या हो जाएगा, PD बराबर हो जाएगा 16 - 5 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज PCD का परिमाप क्या हो जाएगा, तो CD + PC + PD, ठीक है। अब इसी को हम जोड़ लेंगे, 12 - 9 - 11, 11 है ना तीसरा, हाँ 12 - 9 - 11 बराबर 32 सेंटीमीटर, ठीक है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा, यहाँ 32 सेंटीमीटर।
अगर एक ट्रिक से लगाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। त्रिभुज PCD का मान पूछा है, इसका परिमाप कर देंगे 2 गुणे AP, सीधे कर दीजिए 2 गुणे AP, या कर सकते हैं 2 गुणे PB भी कर सकते हैं। ठीक है, तो PB और AP का मान हमारा दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर, तो 2 गुणे 16 बराबर 32 सेंटीमीटर सीधे आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से आप लोग सीधे, जब एक यहाँ पे देख लीजिए इसका मान हमारा दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे PB बराबर 16 सेंटीमीटर दिया ही है। ठीक है, PB बराबर यहाँ 16 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका भी मान जो है 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 16 16 32, हम सीधे परिमाप बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 32 कर देंगे, 2 गुणे AP या 2 गुणे BP कर देंगे, तब भी हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। तो मान लीजिए परीक्षा में कुल 100 छात्र बैठे थे। ठीक है, तो परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या हम पहले निकाल लें। ठीक है, तो 100 माइनस कितना, 35% फेल हुए हैं। ठीक है, तो बचे कितना, 65% यानी पास हुए होंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 455 फेल हुए हैं, तो परीक्षा में बैठों की संख्या क्या हो जाएगी। तो मान लीजिए कुल छात्र 100 हैं। ठीक है, पास कितने हुए हैं, 65 बटे हम 100 में 65 पास हुए हैं, तो इसको निकालेंगे। और इसका बराबर कितना ये है, कुल फेलों की संख्या 455 है। ठीक है, 55 है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 455, ये उधर जाएगा तो गुणे ऊपर चला जाएगा 100 बटे नीचे आ जाएगा आपका 65। अब इसी को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 700 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 700 छात्र बैठे थे परीक्षा में। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु 65 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ हुआ और 10% पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 65 रुपये में बेचने पर दुकान को 30% का लाभ हुआ और 10% लाभ पर बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, कुल मूल्यों की संख्या गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा, 30 है, तो बटे जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 130 हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जा रहा है, 13 पचे 65 5 50, 50 रुपये आ जा रहा है। ठीक है, अब वस्तु को हम, ये तो 30% पे हो गया, ये 30% पे हो गया। अब 10% के लाभ पर बेचने पर, 10% के लाभ पर बेचने पर जब होगा उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ये 30% पे जो प्राप्त मूल्य है 50 हो जाएगा, 50 गुणे 100 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा, 50 बटे 1, और जो है कितना हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मान, तो 65 रुपये है, तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 50 गुणे 100 बटे 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, तो 10% लाभ बेचने पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।